न्यू बाबा वेंगा की चेतावनी 5 जुलाई को क्या होने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोगों को अनिष्ट का आभास पहले से हो जाता है। जापान की भविष्यवक्ता रियो तातुस्की की चेतावनी ने लोगों में एक डर पैदा कर दिया है। उन्होंने 5 जुलाई को जापान में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जताई है। लोगों में डर इसलिए भी है क्योंकि बाबा वेंगा की हर भविष्यवाणी करीब करीब सच हुई है। वैसे भारत में भी ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो प्रेडिक्शंस आ रही कि 28 जुलाई तक ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है जिससे हमें और आपको सभी को सावधान रहने की जरूरत है। तो ऐसे में न्यू बाबा वेंगा के तौर पर मशहूर रिया तातुस्की की भविष्यवाणी का संकेत क्या है? ग्रहों की चाल क्या कहती है? क्या हाल की खगोलीय घटनाएं किसी कुदरती संकट की ओर इशारा कर रही हैं? और साथ ही साथ हम ज्योतिष के नजरिए से और ज्योतिष के जानकारों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि अशुभ की आशंका के साय में मंगल की आशा कैसे मजबूत होगी। दरअसल रियो तातुस्की जापान की मशहूर मंगा आर्टिस्ट है। मंगा आर्टिस्ट या फिर मंगांका वो कलाकार होते हैं जो कि कॉमिक के जरिए, चित्रों के जरिए अपनी बात को कहते हैं। तो रियो भी ऐसी ही मंगा आर्टिस्ट हैं जिनकी अब तक सभी भविष्यवाणियां इतनी सटीक साबित हुई हैं कि उन्हें न्यू बाबा वेंगा कहा जाने लगा। अब रियो ने आने वाली 5 जुलाई को जापान में बड़ी तबाही की आशंका जताई है। ये बात उन्होंने कही है। तातुस्की ने मंगा बुक द फ्यूचर आई सॉ में 5 जुलाई को अनिष्ट के संकेत दिए हैं। उनके इस भविष्यवाणी ने जापान और एशिया के कुछ हिस्सों में एक चिंता पैदा कर दी है। रियो तातुस्की ने मंगा बुक द फ्यूचर आई सॉ में दावा यह किया है कि 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बड़ी आपदा आएगी। उनकी चेतावनी में लिखा था जापान में एक बड़ी तबाही होगी। उनके मुताबिक इस साल 5 जुलाई को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र तल के नीचे एक दरार खुल जाएगी, जिससे तट पर तोहोकू भूकंप से 3 गुना ऊंची लहरें उठेंगी, यानी कि सुनामी की आशंका। दरअसल रियो तातुस्की यानी कि न्यू बाबा वेंगा की पिछली कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई और इसीलिए लोग गंभीर हो गए हैं। चिंता लोगों में बहुत ज्यादा है। पिछली चेतावनियों की अगर हम बात करें, भविष्यवाणियों की अगर हम बात करें तो 1991 की बात करते हैं, क्वीन मैन लिजन फ्रेडी मर्क्यूरी की मौत। 1995 में जो भविष्यवाणी की थी, कोबे भूकंप आया था। 2011 की बात करें तो तोहोकू भूकंप और सुनामी आई थी। 2020 में भी उन्होंने कोविड-19 की महामारी की आशंका जताई थी, भविष्यवाणी की थी। और इन सभी भविष्यवाणियों की वजह से उनकी 5 जुलाई 2025 को जापान में आने वाली आपदा की भविष्यवाणी को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे अंधविश्वास ही मानकर चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे हल्के में नहीं ले पा रहे हैं। अशुभ घटनाओं के आभास और संकेतों की बात हो रही हो तो फिर हम भारत में ऐसी एक तस्वीर यहां भी सामने आई जो तमाम कड़ियों को कहीं ना कहीं जोड़ती हुई नजर आ रही है। यह तस्वीर है होम्सडे फिश यानी कि कयामत लाने वाली मछली की। देखिए, वैसे तो ये मछली गहरे समंदर में रहती है, लेकिन अगर ये सतह पर आ जाए, ऐसा माना जाता है कि अगर ये सतह पर आ जाए तो भारी तबाही होती है। हाल ही में इसे तमिलनाडु में देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया के समंदर में देखा गया है। वैसे मछली प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर में पाई जाती है, लेकिन इससे पहले 2011 में भी इस मछली को देखा गया था और तब जापान में सुनामी आई थी। तो ये संकेत क्या है? लोग इसे एक आपदा की आहट मान रहे हैं। तो ये तमाम कड़ियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं, जिस वजह से लोगों में डर है, आशंका है। तो न्यू बाबा वेंगा की इस नई भविष्यवाणी की वजह से लोगों में थोड़ा सा डर भी है और इसका असर जापान में आने वाले टूरिज्म और टूरिस्ट पर भी पड़ रहा है। भविष्यवाणी के चलते तमाम लोगों में एक डर का माहौल है। जून के अंत और जुलाई की शुरुआत की अगर बात की जाए तो हांगकांग से जापान के लिए उड़ान की जो बुकिंग है उसमें 83% की गिरावट आई है। हांगकांग एयरलाइंस को जुलाई अगस्त में कागोशिमा और कुमामाटो से उड़ानें सस्पेंड करनी पड़ी हैं। जापान आने वाले यात्री बड़ी संख्या में टिकट कैंसिल करवा रहे हैं। चीन, थाईलैंड, वियतनाम के लोग 5 जुलाई के आसपास जापान आने से बच रहे हैं और टूरिस्ट अपनी यात्रा पोस्टपोन भी कर रहे हैं। तो
भविष्यवाणी के डर ने जापान में आर्थिक असर डालना अभी से शुरू कर दिया है। मियागी के गवर्नर का कहना है कि अगर टूरिज्म प्रभावित होता है तो ये गंभीर मामला होगा। सरकार की लोगों से अपील है कि डरने की जरूरत नहीं है, अफवाहों को नजरअंदाज करें, यात्रा जरूर करें। सरकार ने जनता से शांत रहने की भी अपील की है। तो ये असर टूरिज्म पर पड़ रहा है। ज्योतिष के जानकार भी भारत की बात कर रहे हैं, जहां पर ज्योतिष के जानकार लगातार ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 28 जुलाई तक सावधान रहना है। सावधान रहने की सलाह लगातार दी जा रही है क्योंकि इस वक्त जो ग्रह गोचर है वो कुछ यही इशारा कर रहा है। सिंह राशि में मंगल है और केतु एक साथ रहेंगे, मंगल पर राहु की दृष्टि रहेगी और इस कारण अंगारक योग भी बन रहा है। और इस अशुभ योग के कारण देश दुनिया में उथल पुथल होने की आशंका है। इस अशुभ ग्रहस्थिति से कई जगहों पर आगजनी, भयंकर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव से भूकंप, ज्वालामुखी फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं। समुद्र तल में भूमि फटने से सुनामी आने की भी आशंका है। मंगल और राहु के अशुभ योग के कारण कमजोर देश भी भ्रम में रहकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जो आशंकाएं हैं देश और दुनिया की स्थितियां, उसमें कई और ऐसी बातें सामने भी आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो सभी देशों के प्रतिनिधियों को शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से भी बचना चाहिए। भारत में कई जगहों पर विवाद और प्रदर्शन हो सकते हैं। सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ने की आशंका रहेगी। तो ये तो बात हुई उन तमाम प्रेडिक्शंस की जिसको लेकर भारत में ज्योतिष आचार्य ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि क्यों 28 तारीख तक आपको सावधान रहना है। हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों से। आगे बढ़े उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखाते चले। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो प्रेडिक्शन है उसमें कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही हैं वो मेल खा रही हैं। ये भी बता दें कि हाल फिलहाल में दुनिया भर में भूकंप जैसी घटनाएं सामने आई हैं। अगर हम आज ही की बात करें तो मैक्सिको में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भी 2 दिन पहले 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। झटके महसूस किए गए थे। और पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो भूकंप के झटकों से पाकिस्तान भी कांपा है। और बीते शनिवार यहाँ कराची में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो किस तरीके से ये तमाम कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, क्या है न्यू बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन और भारत में ज्योतिष इसको किस नजरिए से देखते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त नंदिता पांडे एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, आचार्य गौरव एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित हनुमान मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके एस्ट्रोलॉजर हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जो प्रेडिक्शन है उसका असर टूरिज्म पर भी पड़ा है, तो उस नजरिए से उसको समझने के लिए पवन कोटियाल जी, को फाउंडर ट्रेवल श्रीली एंड टूरिज्म एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नंदिता जी आपसे समझना चाहूंगी, एक प्रेडिक्शन भारत में होती है ज्योतिष नजरिए से, हम लोग आपसे जानते हैं कि कैसा आने वाला समय रहेगा ग्रह गोचर के हिसाब से, आप बताती हैं कि दशाएं किस तरह की रहेगी। एक न्यू बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन, क्या दोनों मेल खा रही हैं? देखिए अभी अगर इस वक्त में कहा जाए तो मेल खा रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत शुरू से, अभी तो क्या पिछले साल से ही एयर एंडर से बोल रहे थे कि पहला तो भारत में अमावस्या का योग चल रहा है अप्रैल से और ये मिड मार्च से, और ये रहेगा सितंबर तक का। दूसरा पहले मंगल नीच का था, अब मंगल केतु वो भी सिंह राशि में। तो 3 अग्नि तत्व एक साथ मिलकर के वो विस्फोटक स्थितियाँ बनाते हैं। तो ये मंगल क्या होता है, भूमि का कारक होता है, मंगल अग्नि का कारक होता है, मंगल रिसर्च का भी कारक होता है, सोल्जर्स, वॉर, आर्मी। आप देखिए ना, जो जहाँ ना कहीं पे भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जा रहे हैं बिना बात करके, एग्रेवेट हो रहे हैं, एग्रेशन हो रहा है लोगों में भी, वो उस तरह की एग्रेशन आप इस समय नज़र आएगी लोगों में, गुस्सा दिखाएगा और विस्फोटक सी स्थितियाँ रहेंगी। तो ये 28 जुलाई तक का तो ग्रह स्थितियाँ वैसे ही बन रही हैं। अंगारक योग है, राहु की मंगल पे नहीं, मंगल की राहु पे दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से अंगारक योग बन रहा है। और शनि और मंगल का षडाष्टक योग भी बन रहा है। शनि होता है कारक एयरलाइंस का, जैसे आपने अभी देखा चीज़ें हुई। शनि होता है खनन का, तेल का, ऑयल का, पेट्रोकेमिकल्स का, जिस भी तरह की चीज़ें जो शनि की होती है, मजदूरों का, आम जनता का। तो आम जनता में विद्रोह, आप चाहे अमेरिका में देखें चाहे दूसरी जगह में भी देखें, आप देखेंगे कि जनता में विद्रोह हो रहा है। षडाष्टक योग बन रहा है, तो मंगल बहुत एग्रेवेटेड वॉर का जोन होता है, शनि होता है आर्म्स एंड एम्युनिशन का जोन, साथ में वो टेक्निकल एस्पेक्ट में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब जो बात हो रही है बाबा वेंगा 2 की बात करें तो देखिए, न्यू बाबा वेंगा, तो हमारी जो ज्योतिष जो हम जिस तरीके से हम करते हैं,
अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट कैलकुलेशन भारतीय ज्योतिष में होती है, वैदिक ज्योतिष में, क्योंकि हम अर्थ की टिल्टेशन जो 23 डिग्री का जो टिल्टेशन है, अभी तो 23.5 हो गया, उसको भी माइनस करके कैलकुलेट करते हैं ग्रहों की स्थिति को, और फिर उसके बाद कैलकुलेट करके प्रेडिक्शंस देते हैं। जब बाबा वेंगा जैसे लोग करते हैं, शी इज़ एन आर्टिस्ट, क्रिएटिव, तो उनका विशुद्धि चक्र वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। जब विशुद्धि चक्र एक्टिवेटेड होता है तो आपका कनेक्शन विद द डिवाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ। तो आपको जो होती है इंट्यूशन, जो प्रेमोनिशंस होते हैं, इंट्यूशन होते हैं, जो आम जनता में जनरली लोगों के अंदर भी होते हैं, वो बहुत एक्टिवेटेड हो जाते हैं। आप देखिए एक अमेरिकन शो है सिम्पसन्स, आप अगर उसके बारे में बात करें तो सिम्पसन्स में कई सारी चीज़ें कार्टून कैरेक्टर दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें हो रही है, 10 साल बाद वैसी चीज़ें एग्जैक्टली होनी शुरू हो जाती हैं। सो इट इज़ दैट क्रिएटिव एस्पेक्ट में आप वो ट्रांस में जा करके उस तरह की चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो कि प्रॉब्ली अगर हम बोले मल्टीवर्स है, टाइम पैरेलल जोन्स में चलता है, तो हम टाइम ट्रैवल अगर करके उसमें ट्रांस में करके अगर वो विजुअलाइज कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानती कि उसमें गलत हो सकता है कुछ, बट आपकी कितनी शक्ति है उस चीज को एक्यूरेटली विजुअलाइज करने में। इससे पहले भी उनकी कई प्रेडिक्शन सही साबित हुई। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन जो आप 5 तारीख की बात कर रही हैं, उसमें मुझे ग्रह स्थिति उतनी नहीं दिखाई देती है। उस पर आगे चर्चा करेंगे। नंदिता जी, हनुमान जी, एक आपकी राय, 5 तारीख पर आए उससे पहले बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं अपनी भारतीय ज्योतिष से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मैं बाबा वेंगा को जानता ही नहीं हूं। ईमानदारी का उत्तर ये है। तो जब मैं उन्हें जानूंगा नहीं तो मानना या खारिज करना दोनों ही उचित नहीं। जैसे नंदिता जी ने कहा ना कि एक डिवाइन पावर्स उनके पास होती है। हाँ, यदि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, ऐसा होता है कि कोई शख्स इस तरह, क्योंकि इससे पहले उनकी भविष्यवाणियां सच हुई, इसीलिए सवाल ये किया जा रहा है और बहुत लोग भरोसा कर रहे हैं। सोचिए कितने लोगों ने अपना ट्रेवल कैंसिल कर दिया, फ्लाइट्स कैंसिल करा रहे हैं लोग। मैं सहमत हूं इससे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि मैंने उनके फलादेश को या जो उन्होंने भविष्यवाणियां की है, मैंने उनको खुद नहीं पढ़ा है। इंटरनेट या इसमें तो कुछ बनाए तुलसीदास, कुछ बनाए भक्ति वाली कहानी हो जाती है। तो क्या सही है क्या गलत, जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं तब तक मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भारतीय ज्योतिष के अनुसार वर्तमान समय की जो ग्रह स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, विभीषिका लाने वाली स्थितियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नंदिता जी ने बहुत सारी चीजें खुद ही कह दी हैं, तो उन्हीं को रिपीट करके मैं समय जाया नहीं करूंगा। पर अक्सर बड़ी दुर्घटनाओं के पीछे मंगल, शनि, राहु, केतु का हाथ होता है। और 8th हाउस, कुंडली का 8th हाउस इस तरीके की घटनाओं को बड़ी व्यापक स्तर पर जिससे नुकसान होता है वो उसको जो है मजबूती देती हैं, उसको बढ़ावा देती हैं। अब जापान की मैंने कई डिटेल्स अभी आपकी सूचना मिलने के बाद कि मुझे आना है, मैंने देखी कई डिटेल्स हैं, तो मुझे भ्रमित होने से या एक तुक्का मारने से अच्छा लगता है कि मेरे पास जो ऑथेंटिक जानकारी है। जापान की एक ऑथेंटिक जानकारी है कि उसका नाम जापान है, ये तो कोई नहीं मना कर सकता। इसके अनुसार उसकी अगर मकर राशि आती तो 8th हाउस पर केतु, राहु और जो है मंगल का प्रभाव है प्रत्यक्ष रूप से। 8th हाउस का जो गेन है यानी 6th हाउस जो 8वें भाव को बढ़ावा देता है, वहां पर अष्टमेश जाकर बैठा है, यानी कि सूर्य जाकर बैठा है। तो वहां से मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। पर जिस व्यापक स्तर की बात की जा रही है शायद मैं उससे इत्तिफाक नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि शनि का षडाष्टक तो है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन षडाष्टक खासकर हम दशाओं में ज्यादा ध्यान देते हैं, गोचर में सेकेंडरी रखते हैं। तो मैं किसी की बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नंदिता जी वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, उन्होंने कहा है तो अपने अनुभव पे ही कहा होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल की विभीषिका जहां सुनामी या कई देश उस लपेटे में आएंगे, बड़ा नुकसान होगा, शायद मैं उससे इत्तिफाक नहीं रखता। पर सजग रहने का संदेश मैं देना चाहूंगा। नंदिता जी अपनी बात को करेक्ट मैंने ये नहीं बोला है, मैं उनकी बात कह रही हूँ कि वो अगर उस लेवल पे जाके सोच रही हैं तो हो सकता है, अगेन आई डोंट नो हर, तो हो सकता है कि उन्होंने इंट्यूटिव कैपेसिटी में ये देखा होगा। आपने उनकी डिवाइन पावर्स का जिक्र किया था, मेरी कैपेसिटी में मैं जो देख रही हूँ वो मंगल केतु का सिंह राशि में बैठना जो विस्फोटक स्थितियां दे रहे हैं, बातों का खंडन कहीं नहीं किया गया। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आचार्य गौरव, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, आप क्या सहमत हैं बाबा वेंगा, न्यू बाबा वेंगा की इस प्रेडिक्शन से? देखिए, बाबा वेंगा के बारे में जैसा अभी आपने बताया कि वो एक आर्टिस्ट थी, वो पेंटिंग करती थी और चीज़ों को जैसे कि पेंटिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये चंद्रमा का प्रबल होना, और चंद्रमा यानी हमारी मन स्थिति, मन की भावनाएं, ये इंट्यूशन पावर को भी बहुत बढ़ाता है। यानी कि ये सच है कि उनकी इंट्यूशन पावर तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी ही। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ग्रहों के बारे में। इन ग्रहों का असर हमारे जीवन पे बहुत गहरा पड़ता है। बात करते हैं, अगर हम
आसपास के हमें देश के बारे में जानना है कि जापान में सुनामी आनी है, तो क्यों ना भारत की कुंडली से उसको शुरू किया जाए। भारत की कुंडली वृषभ लगन है और वृषभ लगन के अंदर इस समय आप ये देखोगे कि कुंडली के अंदर मंगल और केतु की युति कहाँ है, कुंडली के 4th हाउस के अंदर, और वहीं से कुंडली के 10वें भाव में राहु विराजमान है। ये सारा जो जितनी भी प्रेडिक्शन है इन्हीं ग्रहों के दायरे में आती है। अब कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये कॉम्बिनेशन क्या दर्शाता है, यानी भारत की कुंडली के अंदर मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन। मंगल क्या है, मंगल हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, अग्नि है, और वहीं पे ठीक उसके 180 डिग्री आगे राहु विराजमान है। राहु क्या कर रहा है, मंगल को देख रहा है और मंगल राहु को देख रहा है आमने सामने, तो ये दोनों के बलों में वृद्धि कर रहा है। अब हम बात करें कि जापान के अंदर जो है सुनामी आना या चीज़ें आना या 5 तारीख को ये चीज़ें बढ़ना, ये कॉम्बिनेशन अभी 20 तारीख के बाद ही कहीं ना कहीं मंगल की जो डिग्रीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी मंगल अपनी कम डिग्री के अंदर है, धीरे धीरे इसकी डिग्री बढ़ेगी और ये कॉम्बिनेशन इस चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाएगा। मैं बात सुनामी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये देश दुनिया के अंदर दंगों को बढ़ाएगा। सुनामी के अंदर यानी ऐसी परिस्थितियों के अंदर कोई कॉम्बिनेशन खास मुझे नजर नहीं आता। मंगल प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं की बात अगर सूर्य का भी परिवर्तन हुआ है फिलहाल, बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपकी कुंडली के अंदर अगर आप देखोगे कि मंगल या केतु का कॉम्बिनेशन, ये क्या करता है कि हमारी लाइफ के अंदर और इत्तेफाक से शनि का मीन राशि में आना, ये कॉम्बिनेशन बनाता है कि ये प्राकृतिक आपदाओं का यानी अचानक से बहुत ज्यादा सूखा पड़ना, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना, वेदर के अंदर अचानक बहुत मेजर चेंजेस आना, इन चीजों को दर्शाता है। इसके साथ साथ मंगल और केतु क्योंकि कुंडली के 4th हाउस में भारत के, यानी जितनी भी जो भी देश है जो भारत के जो वेस्ट साइड पे पड़ेंगे आपके, यानी कि आप अभी देख ही रहे हो आप न्यूज के अंदर भी कि ये ईरान के अंदर जो अभी जो लड़ाइयां चल रही हैं, दिक्कतें जो चल रही हैं, ये अभी और बढ़ने वाली हैं दोस्तों। इसके अंदर और जो और भी बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बढ़ने वाला है। तो ये परिस्थितियां इस लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन बात करें कि जो प्राकृतिक आपदाओं की या फिर हम सुनामी की बात करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आने वाले कुछ समय के बाद ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ मुझे नजर आता है। ठीक है, और वो समय कौन सा होगा उस पर बात करेंगे, आने वाला समय। लेकिन पवन जी, लोग तो अभी से ही न्यू बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी को सही मान रहे हैं और वो मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा। इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल लगातार हो रही हैं, लोग अपने ट्रिप जो प्लान उन्होंने किए थे उसको या तो पोस्टपोन कर दे रहे हैं या वो रद्द होते जा रहे हैं। कितना असर पड़ता है इस तरह की भविष्यवाणियों का ट्रेवल एंड टूरिज्म में? बिल्कुल, इसका एक एक्चुअली क्या होता है कि कोई सिनेरियो जब चल रहा होता है करंट में, तो लोगों का अट्रैक्शन और अटेंशन उसी पे जाता है। तो अभी जो हाल फिलहाल जो भी घटनाएं हुई हैं, वन अदर रीजन्स भी कह सकते हैं, कहीं स्टम्पीड हो जाता है, कहीं फ्लाइट क्रैश हो जाती है, कहीं प्राइवेट जेट हो जाते हैं, कहीं चॉपर हो जाते हैं, या अभी जो एयर इंडिया की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट जो क्रैश हुई है अहमदाबाद में, तो उससे एक मोमेंटम बनता है और वो अराउंड द ग्लोब, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल लोग वर्ल्ड के जहाँ पे ब्रिटिश नागरिक और जर्मन और इंडियंस और इतने लोग जब ट्रैवल करते हैं तो पूरा ग्लोबल न्यूज़ बन जाती है। जब ग्लोबल न्यूज़ बनती है तो इंडियंस जो माइंडसेट है, मैं पर्सनली कहूँ बीइंग इंडियंस, तो बहुत सेंसिटिव है, वो इन लोगों को ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेजुअली कुछ ना कुछ कंडीशंस, अभी जैसे पिछला जो था सिंदूर ऑपरेशन था, उससे भी बहुत सारी चीज़ें ट्रिप्स कैंसिल हुए हैं, थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ तो फिर ये क्रैश हो गया, तो लोग डरते हैं। दूसरा है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ कह सकते हैं, जो टेम्परेचर है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। सिचुएशंस बड़ी मेजर्स होती हैं, कहीं टेक्निकल्स, कहीं इंटरनेशनल नेशनल, बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं हर लेवल पे, हर आदमी अपनी तरीके से सोचता है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ हो जाती तो उसका तो जब तक कोई ठोस सबूत सामने ना है तो जो हाल फिलहाल में सिचुएशंस चल रही हैं, जाहिर सी बात है कि एयर ट्रैवल को लेकर लोगों के जहन में थोड़ा सा डर है। हम ये माने कि जो फिलहाल सिंगापुर, जापान या फिलीपींस, वियतनाम, इस एरिया में अगर टूरिज्म में डाउनफॉल आया है तो ये एक लोगों का एयर ट्रैवल को लेकर डर है या भविष्यवाणी है? क्योंकि जापान में भी आपने देखा होगा कि गवर्नर को आके ये कहना पड़ा है कि अफवाहों पर ना जाइए, डरने की ज़रूरत नहीं, अपने ट्रैवल को कैंसिल नहीं कीजिए। जब यहाँ तक बात आ जाती है तो मन में लोगों के क्या चलता है? ये पार्शियली फैक्ट्स होता है, सिचुएशन कोलैब करती हैं तो वो मोमेंट है, फिर जो नेगेटिव भी होगा वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव भी होगा तो नेगेटिव हो जाता है। जो सिचुएशन अराउंड द ग्लोब चल रही है, जैसे अभी इजराइल एंड ईरान का जो वॉर चल रहा है, उसमें 2 पार्ट वर्ल्ड के चल रहे हैं कि कुछ वर्ल्ड वॉर हो सकता है, लोगों के कुछ कयास भी लगाए जाते हैं। दूसरा है कि जो एयर ट्रैवल वाली बात है कि हर आदमी कोई भी पेन नहीं लेना चाहता है, कोई भी अगर बाहर जाता है, ट्रैवल करता है, वो हैप्पीनेस के लिए जाता है, लेकिन वो
अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, लेकिन सिचुएशन जब पिछले से पीछा जो एक्सपीरियंस दिखता है नहीं इसमें थोड़ा रिस्क है, तो फिर लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं डरते हैं। अगर मैं आपको एयर क्रैश जो हुआ है उसका मैं आपको डेटा दूं, जो 2007 में जो हुआ था 24 मिलियन आवर्स का जो फ्लाइंग टाइम था, तो 6.68 उसमें था मेजर, मतलब इतना वो चीज़ें सिचुएशन ख़राब होती थी, वो क्रॉस लैंडिंग होती थी, तो बहुत माइन्यूट है ये। लेकिन उससे पहले ये 8.04 था। तो चीज़ें घटी हैं क्रैश लैंडिंग में भी। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स या कुछ क्रैश होती है वो रेलवे में होती हैं। इंडिया में अगर देखें या अराउंड द ग्लोब देखें या जो वर्ल्ड में है तो वो रेशो बहुत ज़्यादा है, 10 टाइम ज़्यादा है, वो है 0.1.2 है, जबकि क्रैश जो ईयर का है 24 मिलियन फ्लाइंग आवर्स में 6.04 है। और तो ये चीज़ें अगर देखी जाए तो बहुत माइन्यूट सी होती हैं, और जब कोई चीज़ें ऐसी हो जाती घटना तो फिर वो हॉट न्यूज़ बन जाती है, तो उससे इफेक्ट तो पड़ता ही है। उससे लोगों के जहन में डर भी होता है, तो वो भरोसा कैसे पैदा होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोनों चीज़ें। अब हम 5 तारीख पर आते हैं। 5 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है नंदिता जी, जो 5 जुलाई की एक्यूरेट ग्रह दशा क्या बता रही है और वो क्या इशारा करती है? देखिए, जहाँ तक 5 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो चंद्रमा जो है वो तुला राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रह दशा ऐसी ख़राब है और इतना डरना चाहिए आपको। देखिए, दो चीज़ें हैं, देयर आर टू डिफरेंस। वन इज़, एक होता है हम जो ज्योतिष आकलन करते हैं या प्रेडिक्शन देते हैं, प्रोफेसीज करते हैं, उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं और ग्रहों के चालों पे डिपेंड करता है, गोचर पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस में प्रेडिक्शन होते हैं, जिसका एक्यूरेसी लेवल काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है। जब इस तरह के सोशल मीडिया में बिल्कुल वायरल होकर के चीज़ें होती हैं, नॉट नेसेसरली वो सही हो नहीं हो, उसके साथ कैरिड अवे नहीं होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इंट्यूशन है, अगर किसी को इंट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं कि 100% इंट्यूशन हर बार सही हो, है ना, गलत भी हो सकता है। पर अगर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में करके बेसिस करके हम दे रहे हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है एक्यूरेसी की, वो काफ़ी हद तक सही होती है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। समय ज़रूर खराब है तो इसलिए मैं नकारूंगी नहीं कि इसलिए मैंने 5 तारीख की ग्रह दशा आपसे जी हाँ, तो 5 तारीख की जैसे मैं ग्रह दशा की बात करूँ तो बुध जो है अभी इस समय अपनी राशि में है, तो वो चले गए कर्क राशि में। मंगल केतु का संयोग अभी भी बना हुआ है, युति है उनकी। वहीं पे शनि की मंगल के साथ षडाश्रक योग है, अंगारक योग भी है। स्थितियाँ ज़रूर डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट इजी, लेकिन अगेन ये युद्ध की तरफ ज़्यादा या उस तरह के फायर एक्सीडेंट्स की तरफ, अर्थक्वेक्स की तरफ ज़्यादा, तो सुनामी भी होता है, अर्थक्वेक की तरह आता है। मुझे याद है कि 2011 का जो सुनामी था, और मैं जनवरी में प्रेडिक्शन दे रही थी किसी एक चैनल पे, और मुझे पुश करके बोला था एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेट करिए, आप बोल रहे हैं कि इस तरह का होगा, किस दिन आएगा, और मैंने कहा था कि 10 या 11 मार्च को सुनामी की सिचुएशन जापान वाली साइड में आ सकती है। तो इतनी एक्यूरेसी में एस्ट्रोलॉजी जा सकती है, तो ऐसा नहीं है, मतलब हम तो लगातार 20 साल से प्रेडिक्शन करते आए हैं हर चीज़ का। कोविड की आप बात करी थी, 1 साल पहले 2019 का जब वर्षफल दे रही थी तो कोविड के लिए तो मैंने 20 के लिए पहले 1 साल पहले लिख के दे दिया था कि अगले वर्ष महामारी की स्थितियां रहेंगी। ठीक है, यानी इस बार 5 तारीख को ज्यादा आपने कहा कि स्थितियां खराब हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि एग्रेवेटेड, पर वो जोन जो है ना, वो वीक जो है, वीक इज अ सेंसिटिव वीक, वो समय सेंसिटिव है, तो वो जरूरी नहीं कि 5 को ही हो, किसी भी दिन आगे पीछे हो, स्पेशली जब चंद्रमा राहु के साथ होगा या चंद्रमा केतु के साथ होगा, यानी कि सिंह राशि में, उससे 2-3 दिन पहले, क्योंकि अगर तुला राशि में उस दिन 5 तारीख को चंद्रमा है, तो उससे 2-3 दिन पहले अगर आप देखें 4-5 दिन, उस टाइम पे ज़रूर सेंसिटिव हो सकता है। या फिर, और गुरु भी अस्त चल रहे हैं उस टाइम पे, गुरु उदय हो रहे हैं 6 तारीख को, तो ये सिचुएशन जो है, गुरु होता है अबांडेंस के कारक, गुरु होता है रक्षा के कारक, अच्छी चीज़ों के कारक, जब उनकी भी स्ट्रेंथ खत्म हुई भी होती है तो फिर तकलीफदेह समय हो जाता है। बाकी ग्रह नक्षत्र तो लगभग जो अभी जून में चल रहे हैं लगभग उसी तरह से रहेंगे, एक्सेप्ट सूर्य बुध की स्थिति चेंज होगी। आपने कहा कि वो वीक थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, और वो वीक क्या सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, स्पेसिफिकली जापान और उस रीजन के लिए? देखिए, वीक की जहाँ बात नहीं करें, मैं तो मंथ की बात कर रही हूँ। 28 जुलाई तक का आप ही के शोज़ में कई बार कह चुकी हूँ कि समय ठीक नहीं है भारत के लिए। जो है चतुर्थ भाव में, यानी कि जनता का भाव भी होता है, तो जनता में हानि की सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड। अगेन मैंने आपको पहले भी बोला था, साउथ वेस्ट डायरेक्शन
और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये दोनों ही डायरेक्शंस बहुत सेंसिटिव रहेंगे क्योंकि ये केतु और मंगल से बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है। तो वो वाले एरियाज हैं। पर मुझे लगता है जापान की साइड में, जापान के साथ पूरा नीचे के आप बेल्ट लें जो नॉर्थ ईस्ट एंड पूरा नीचे डाउन तक का, साउथ ईस्ट तक का जाएगा, तो वो रहेगा। साउथ ईस्ट में तो मुझे उतना नहीं लगता, बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जापान चला जाता है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। यस, इट इज़ अ सेंसिटिव टाइम, बट इतना भी नहीं है कि, यानी आप भी इशारा कर रही हैं, लेकिन वो 5 तारीख को नहीं, 5 का नहीं मैं इशारा कर रही हूँ, आप पूरे हफ्ते का इशारा कर रही हैं। मैं पूरे महीने का इशारा कर रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप इशारा कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट से ऊपर की तरफ चाइना भी आता है। चाइना में, चाइना ताइवान का भी एक कुछ शुरू हो सकता है, जापान में ही आता है। ठीक है। तो न्यू बाबा वेंगा की चेतावनी 5 जुलाई को क्या होने वाला है? सबसे पहले ग्रह दशा क्या कहती है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। हनुमान जी, 5 जुलाई की, हालांकि 28 जुलाई तक थोड़ा मामला वैसे ही सेंसिटिव है, ग्रह दशाएं कुछ ऐसी हैं, 17 जुलाई तक ज्यादा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन स्पेसिफिक जो तारीख दी गई है उसके आसपास की ग्रह दशाएं क्या इशारा कर रही हैं? जी बिल्कुल, गोचर के अनुसार नो डाउट 28 जुलाई तक का समय ठीक नहीं है, लेकिन और करीब से जाया जाए तो सूर्य 22 जून के आसपास से लेकर के ये राहु के नक्षत्र में जा रहा है। उस दिन यानी जिस 5 तारीख की बात हो रही है उसके एक दिन पहले से, यानी 4 तारीख की शाम 4:50 भारतीय समय के अनुसार, है ना, शाम 4:50 से लेकर अगले दिन 7:50 शाम तक चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में रहेगा, यानी 2 राहु के प्रभाव में है। मंगल पर राहु केतु का प्रभाव है ही, बृहस्पति पर भी राहु का प्रभाव है क्योंकि उसी के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, और बृहस्पति ही हम सबकी रक्षा करते हैं बड़े भाई की तरह, इसीलिए बृहस्पति गुरु और बड़े भाई माना जाता है। तो जो सुरक्षा देने वाले हैं वो सभी कहीं ना कहीं राहु केतु से प्रभावित हैं, लिहाजा सुरक्षा चूक से जिस तरीके से कई बार अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए, हम सबको जागरूक रहना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये जो 4 तारीख की शाम से लेकर 5 तारीख की शाम तक का जो समय है, इस बीच में हम अगर सावधानी रखेंगे तो बड़ी जनहानि से बच सकेंगे। अब छोटे मोटे प्राकृतिक उपद्रव तो आते ही हैं और उसके लक्षण भी बने हुए हैं, तो भयभीत नहीं होना है। नो डाउट उस दिन की स्थितियां थोड़ी सी कमज़ोर हैं, शायद इसीलिए जो न्यू बाबा वेंगा हैं उनको इस तरीके का इंट्यूशन परमात्मा ने दिया हो, पर जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है, जो मेरे अनुभव में है, मैं सिर्फ वही कह सकता हूं। मुझे लगता है कि उस दिन सजग रहना चाहिए, भयभीत नहीं रहना चाहिए। आचार्य गौरव, आप ये बताइए, पहली बात तो वो कौन सा ग्रह है जो ये इशारा करता है, जल प्रलय जैसी चीजों की ओर इशारा करता है, और दूसरी बात, हम गुड न्यूज टुडे पर ही कई एस्ट्रोलॉजर्स आके 28 तारीख तक का जो प्रेडिक्शन है उसमें वो कह चुके हैं कि कोस्टल एरियाज में जो भी इलाके आते हैं वहां पर अलर्ट रहने की जरूरत है, जिसका सीधा मतलब ये है कि समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं या फिर सुनामी जैसे संकेत भी हो सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहली चीज, इसका सबसे बड़ा कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर भी पानी यानी तरल को बैलेंस करता है, और यही चंद्रमा पूरी पृथ्वी के ऊपर इस पानी को बैलेंस करता है। जब भी ग्रहण लगता है या कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आप देखते हो कि समुद्र के अंदर जो वेव्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें चंद्रमा से रिलेट करती हैं। अब बात करते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार इस समय इम्पैक्ट डालने वाली हैं। देखिए, जैसे कि बात कर रहे हैं, कई बार जैसा हम बोल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं कि जापान के अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं या परिस्थितियाँ होने वाली हैं, या 5 तारीख को ग्रहों की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। 2011 की अगर हम बात करें, अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो 4 नंबर आता है। 2020 की बात करें तो भी 4 नंबर आता है। लेकिन 2025 के अंदर जो साल है वो राहु का नहीं है, वो मंगल का वर्ष है। यानी कि ये कुल मिला के कॉम्बिनेशन सुनामी को तो नहीं दर्शाता या जापान के अंदर परिस्थितियों को खराब नहीं दर्शाता। ये जो राहु की कॉम्बिनेशन है ये भारत की कुंडली में 10वें भाव के अंदर बना हुआ है। यानी कि इस साइड का जो एरिया पड़ेगा, जैसे कि आपका इंडोनेशिया हो गया, बाली हो गया, यहाँ पर जैसे कि आग लगना या यहाँ पर कोई ऐसी परिस्थिति होना कि जैसे कि भूकंप आना, वहाँ पर जो आपके ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, ऐसी परिस्थितियों को ये दर्शाता है। और बात कर रहे हैं 5 तारीख की, तो 5 तारीख के बाद अगर थोड़ा सा हम आगे चलें कुछ दिन, तो 13 तारीख यानी 13 जुलाई से शनि अपनी वक्र अवस्था में होने वाले हैं। और ये जो दोहरे गोचर की हर बार मैं बात करता हूँ, बृहस्पति और शनि का गोचर, ये जब भी वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका गहरा इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। और जैसा अभी आचार्य जी ने बताया कि लगभग सभी ग्रह जो हैं वो राहु के प्रकोप के अंदर है, राहु के नक्षत्र के अंदर है। तो राहु का प्रभाव क्या है? सभी ग्रहों के ऊपर अपना वर्चस्व करना, राहु का ये प्रभाव है।
तो ये जो कॉम्बिनेशन है, मैं ये नहीं कहता कि 5 तारीख ही, लेकिन ये कुछ दिन आगे या कुछ दिन पीछे भी ये कॉम्बिनेशन 28 जुलाई तक एक्चुअल में ये चीजें ऐसी बनी हुई हैं। मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, ऊपर से जो अब मैं बात करूं कि जो ये युद्ध की परिस्थितियां हैं ये बढ़ेंगी। इसके साथ साथ जैसे इंडोनेशिया है या कोई जैसे कि उल्का पिंड इंडोनेशिया है, या फिर आपके जो ये मान लीजिए क्या आपके वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनोज के अंदर जैसे कि बहुत ज्यादा उनका एक्टिव हो जाना। नहीं, ये तो अभी हाल फिलहाल में कल ही देख लीजिए, एयर इंडिया की फ्लाइट को वापस आना पड़ा है क्योंकि वहां पे वॉल्केनो एक्टिव हो गया था। ये प्रेडिक्शन भी आपकी मैं यही बता देती हूँ। तो ये मंगल इस बार भी ऐसा लग रहा है ना, ये तमाम ग्रह जो है वायु तत्व की राशियों को प्रभावित कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हवा से संबंधित अपनी बात पूरी जी जी जी। राहु क्या है? राहु यही तो है, हवा में इमेजिनेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसी तरीके से बनेगा। और बात करूं कि मैं जो हम बात करने वाले हैं आज को टॉपिक जापान के अंदर या किसी सुनामी को लेकर था, तो वो टॉपिक भी मैं आपको बताता हूं कि सितंबर के महीने में 2025 के सितंबर के महीने में लगभग 6 या 11 सितंबर के आसपास ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आता है कि ये कॉम्बिनेशन नेपाल की साइड या फिर जहां पे हमारे जो नेपाल का जो एरिया पड़ता है वहां पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूकंप आना और ऐसी परिस्थितियां जो जान मान का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी सी फूड का, जहां पे भी ज्यादा सी फूड खाया जाता है समुद्री एरिया जी, वहां पर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ना, जैसे कि चाइना के अंदर परिस्थितियां मुझे अच्छी नजर नहीं आती। एक्सेप्ट आप तीनों नहीं कर रहे हैं, लेकिन करीब करीब बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन के आसपास ही पहुंच रहे हैं। और पवन जी मुझे लगता है ज्यादा घबराए होंगे कि ये इतना डरा दे रहे हैं, लग रहा है कि हर कोई अपना ट्रेवल कैंसिल कर देगा। उपाय भी होते हैं, उपाय मैं आपसे जानूंगी। पवन जी, ये सुन के आपको कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। डरा नहीं रहे हैं हम लोग, सचेत कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। पर आगे आऊंगी जरा। देखिए, टूर ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह इस चीज पे डिपेंड है। अब जो कुछ भी जापान में हो रहा है, जहां पर खुद गवर्नर आगे आकर, वहां की सरकार आगे आके कह रही कि डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तो असर कहीं ना कहीं होता है इसका। पवन जी पहले बता चुके हैं। पवन जी, हाँ, प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। अगर ग्रह नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो होम भानु शशि भूपितस्यो सुगु शनि राहु के नवग्रह शांति करे भवंतु। अब अच्छे लोग साथ में बैठे हुए हैं, और गौरव जी हैं, हनुमान जी और मैम नंदिता जी। तो आप कुछ उपाय ऐसे बता दीजिए कि लोग खुल के ट्रैवल करें। पहले मैं एक बार और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो हाल फिलहाल में इंसिडेंट्स हुए हैं, हम बार बार देख रहे हैं कि कई एयर इंडिया की फ्लाइट सब, चाहे उसको एनरूट कर दिया गया हो या फिर कैंसिल हुई हो या पोस्टपोन कर दिया गया, कुछ भी। स्पेशली अगर हम देखें कि अहमदाबाद लंदन वाली फ्लाइट के बाद जिस तरीके से अलर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब मुश्किल समय है एयर इंडिया के लिए भी और एयरलाइंस के लिए स्पेसिफिकली। भरोसा कैसे पैदा होगा जनता में, क्योंकि हर कोई जो भी फ्लाइट लेके जा रहा है उनके मन में डर है, और बहुत सारे ऐसे लोग, आपने भी अभी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि या तो लोग अपना पोस्टपोन कर दे रहे अपना ट्रैवल या फिर बिल्कुल कैंसिल कर दे रहे। तो इसमें भरोसा कैसे पैदा होगा? भरोसा जरूर अच्छा पैदा होगा। ऐसा जब कोई सिचुएशन आती है तो उसके बहुत सारे पॉन एंड कॉन्स देखे जाते हैं। अभी तक जो चीज़ नोटिस नहीं होती है, हम एज फार इंडिया इज कंसर्न, अगर भारत की बात करो तो यहाँ पे जब कोई सिचुएशन आती है तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हमारे जो प्रिकॉशंस जो मेजर्स हैं, वैसे हमारे जो नेशनल बॉडीज़ हैं जो एयर ट्रैफिक को देखती हैं या जो रेगुलेट करती हैं हमारे एरोप्लेन और जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और मैं इंटरनेशनली शायद यहाँ पे ये बात करनी उचित होगी नहीं होगी, लेकिन जो मेरे जहन में है, कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपने देखा था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो आउट ऑफ इंडिया के जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं मेंटेनेंस में, कहीं ना कहीं आप भी सुन रहे हैं और सभी इस चीज़ को समझते हैं कि वो जब ये रिएक्शंस मार्केट में आया या रिएक्शंस ग्लोबली जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी चूक भी हो सकती हैं। ये मेरा एक इंटरनल जो इंट्यूशन कह सकते हैं, जब बात इंट्यूशन की यहाँ पे हो रही है तो उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि वो कौन, वो कब, कितने टाइम में, और जहाज कितना ग्राउंडेड था, हालांकि वो तो चलिए जांच का विषय है, लेकिन बोइंग की तरफ से तो 15 जून के बाद कह ही दिया गया है कि हर जितनी भी फ्लाइट्स स्पेशली जो एयर इंडिया की हैं उनकी अच्छे तरीके से जांच होगी। ये क्या उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं, चाहे डिले होना या फिर कैंसिल हो जाना? ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ होती है तो उसके लिए फिर क्या होता है कि प्रिकॉशंस, मैंने बोला बेटर देन क्योर। हर आदमी हर एंगल पे हर एस्पेक्ट चेक की जाते हैं और उस पर डबल चेक होता है, ट्रिपल चेक होता है कि क्योंकि वैसी जो दुर्घटना है ये रिपीट न हो, क्योंकि इस पर ग्लोबली जो इम्पैक्ट जाता है, इमेज बहुत डैमेज हो जाती है। क्योंकि भारत एक वर्ल्ड की मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है और
11 से लेके 4th पे आ गए और एक सुपर पावर बनने के कगार पे है, जो विश्व गुरु भी बनने के कगार पे है, ऐसा भी माना जा रहा है। और जहाँ पे सभी लोग चीज़ को देखना चाहते हैं कि जो इंडिया करता है वो सभी के लिए एग्जाम्पलरी सेट हो जाता है। अगर हमारे भारत में अगर कुछ ऐसा अनहोनी होती है या कोई ऐसे चांस बनते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जिससे कि नेगेटिव इमेज क्रिएट होगी। इसीलिए डबल चेक, ट्रिपल चेक, और गवर्नमेंट भरसक प्रयास करती है हर लेवल पे, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इज वेरी मच प्राइम फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, वेदर इट्स ट्रैवल और एनी अदर बिजनेसेस इन द कंट्री। तो ये चेक्स होने चाहिए, और इससे ट्रैवल बढ़ेगा, लोगों का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, भरोसा भी बढ़ेगा, वो बहुत जरूरी है। बिजनेस से पहले बोलते हैं ना भरोसा, तो जब भरोसा बढ़ेगा तो ये ट्रैवल भी होगा और लोग ट्रैफिक में भी जाएंगे। अभी बात एयर इंडिया की बात चल रही है, तो आप इसको भारत के जो हमारा जो नक्शा है उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि अहमदाबाद किस जगह पे आता है, वेस्ट साइड पे आता है, और ये जो गोचर है मंगल और केतु का गोचर है, ये भी हमारे वेस्ट साइड पे ही है, और वहां से राहु उसको देख रहा है सिंह राशि के अंदर। डॉक्टर जो देखे जाते हैं वो अच्छे डॉक्टरों की पहचान वो सूर्य से होती है। ये गोचर किस में हुआ? सिंह राशि में। मंगल हमारे ब्लड का कारक है। केतु से देखा जाता है हमारे जो स्किन के ऊपर जो रैशेज होते हैं, फुंसी जो हो जाती है या कट लगना। अब मंगल के साथ राहु का कॉम्बिनेशन, मंगल की दृष्टि पे राहु आ गया, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये कॉम्बिनेशन ने क्या किया कि जो अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश होना, बहुत बड़ी दुर्घटना का होना, और बार बार अभी भी वहां पे कोई ना कोई दिक्कतें चल ही रही हैं, बार बार वहां पे दिक्कतें आ ही रही हैं। और वेस्ट साइड के साइड पे ही जैसे ये युद्ध चल रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और अभी ये परिस्थितियां इतनी फेवरेबल नहीं चल रही, क्योंकि एयर इंडिया का बात हुई तो मैंने कहा टॉपिक के ऊपर आपको बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है। अब नंदिता जी आपके पास आते हुए, अब आप भी और हनुमान जी भी और गौरव जी भी ये बात कह रहे हैं कि स्पेशली 22 तारीख के बाद बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अब ये बताइए कौन कौन सी ऐसी तारीखें हैं जहां पर अलर्ट रहना है और करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ग्रह जो है ना, मंगल है, राहु है, केतु है, सूर्य, इस समय सबसे ज़्यादा, और शनि, क्योंकि जब तक शनि षडाष्टक योग बनाएगा इस तरह के, शनि क्या होता है, जनता का कारक होता है, मंगल भी और सूर्य भी, दोनों भी डॉक्टर्स के कारक होते हैं, है ना। डॉक्टर्स के उसमें जाकर के टकराया, वो करा, तो और अग्नि शमन के साथ, अग्निहनन के साथ हुआ। तो ये सारी चीज़ें, पर डेट्स की बात करें तो उसी तरह से ग्रहों के डेट्स करने हैं। जैसे 4 नंबर जो भी टोटल आता है आपका, 4th है, 13th है, 22nd है, 31st है, ये डेट्स अवॉइड करिए। 7 है, 16th है, 25th है, इन डेट्स को अवॉइड करिए, केतु के नंबर की डेट्स हैं। 9 है, 18th है, आपका 27th है, इसको अवॉइड करिए। या टोटल ऐड ऑन होने के बाद भी अगर वो डेट आ रही, आप देखिए जिस दिन हादसा हुआ उसका टोटल भी 9 आता है, जो फ्लाइट थी है ना, वो उसका टोटल भी आप करेंगे तो वो फ्लाइट का टोटल नंबर भी आपका 9 आता है, वर्ष आपका 9। ये मंगल का साल, मंगल का नंबर, मंगल का दिन, और मंगल कहाँ पे, अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ, केतु के साथ और ज़्यादा विस्फोटक स्थितियाँ बनाता हुआ। तो ये एक आइडेंटिकल जो सिचुएशन जो बन रही थी केतु की और मंगल की बन के, और साथ में शनि, और शनि किसका, एयरलाइंस का कारक, एरोप्लेन्स का कारक, पेट्रोल का कारक। वो क्या हुआ, इतना सारा लीटर पेट्रोल था, वही है ना, इंजन डिसमेंटल हुआ या जो भी हुआ, वो तो खैर ब्लैक बॉक्स से जो भी आएगा, लेकिन उसमें वो विस्फोट हुआ, उतना सारा लीटर तेल आपका शनि का अग्नि में, मंगल में एक वहाँ पे एक रिलेशनशिप हुआ उसका, और विस्फोट हुआ। कहाँ पे जाकर के गिरा प्लेन, डॉक्टर्स के घर पे, उनके खाने के टाइम पे। तो वो मंगल, और अगेन बहुत एक्सेप्शनल सर्जन्स जो होते हैं उनका शनि बहुत अच्छा होता है, तो अगेन मंगल एंड शनि का कारक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये डेट्स आप अवॉइड करें। और उपाय इसका एक बहुत सिंपल सुर क्रिया होती है हमारी, स्वर क्रिया बोलते हैं उसको। ये हमारे सनातन धर्म में भी है, वैदिक उसमें ज्योतिष में भी इसका उपाय होता है कि अपने नाक के सामने ऐसे उंगली रखें, एक समय में हम एक छिद्र से सांस लेते हैं। जिस छिद्र से आप सांस ले रहे हैं उस साइड का हाथ और पाँव अपने घर के मुख्य द्वार से, अगर आपको कोई जर्नी करनी है, जाना ही है और आप टाल नहीं सकते, अब ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने तक का इंसान घर पे ही बैठा रह जाएगा, तो उस साइड का हाथ और पाँव घर के बाहर निकाल करके जाए, तो आपके जो भी विघ्न आते हैं जीवन में वो सारे हटने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा मीठा खा के या सौंफ और मीठा खा के जाएंगे तो भी आपके विघ्न हट जाते हैं। बिल्कुल। हनुमान जी, आप कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स बताएंगे जहाँ पर केयरफुल रहना है? यद्यपि मैं ये कहूँगा कि अनावश्यक यात्राएं ही ना की जाएं, खासकर अभी नहीं, सितंबर के आसपास तक, क्योंकि अभी राहु केतु के, पहले नीच के थे मंगल, अब राहु केतु के इन्फ्लुएंस में है, बाद में शनि के उसमें आ जाएंगे, तो दुर्घटनाएं इस बीच में ज़्यादा होंगी। होती तो हमेशा ही हैं, ये नहीं कि व्यक्ति जीना छोड़ दे, लेकिन अनावश्यक ना करें। कई बार जरूरी यात्राएं करनी पड़ती है, उसको बिल्कुल करें।
हनुमान जी, अब क्योंकि यहाँ मामला शनि मंगल ही सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं कराते हैं और दोनों के कॉमन देवता हैं बजरंगबली महाराज, उनका नाम लेकर निकले, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकले, जल ग्रहण करके निकलें, सकारात्मक सोच के साथ निकलें। कम से कम जब आप क्रोधित हों या आपकी सांसें तेज चल रही हों उस अवस्था में ना निकलें, शांत होने के बाद ही निकलें। यही तरीका है, बचाव ही आपको सुरक्षित रख सकता है, बाकी कोई जीना नहीं छोड़ता है। तो जिए, लेकिन इन उपायों के साथ या इन तौर तरीकों के साथ सितंबर तक इसी तरह से निर्वाह करना है। और खासकर हवाई यात्राएं बहुत जरूरी हों, अति आवश्यक। पहले तो मैं कह रहा हूं कि आवश्यक यात्राएं करें, अनावश्यक बचें, लेकिन हवाई यात्राएं अति आवश्यक होने पर ही करें, क्योंकि कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, तो देर पहुंचें, दुरुस्त पहुंचें और सकारात्मक रहें। क्योंकि आज बात बाबा बेंगा की हो रही है, तो मैं यही कहूंगा कि उसमें कुछ तथ्य हैं, लेकिन भयाक्रांत नहीं होना है। बिल्कुल। गौरव, आप कौन सी डेट्स बताएंगे इंपॉर्टेंट जहां अलर्ट रहना है? देखिए, डेट से ज़्यादा ज़रूरी अगर मैं कुछ आपको बताना चाहूँ तो बस आप कोशिश ये करिएगा कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका जो लगन है वो मंगल का तो नहीं है, या आपके लगन के स्वामी मंगल के साथ तो विराजमान नहीं है। ये कॉम्बिनेशन अगर आप एक बार देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको ईजी रहेगा। डेट अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखो, सबसे स्पेशल अगर मैं बोलूँ तो 22 जून, 13 जुलाई, ये वो टाइमिंग्स हैं जो किसी भी हाल में अवॉइड करे जा सकते हैं। इनको अवॉइड अगर आप करोगे, यात्राओं के लिए, किसी बड़ी डील के लिए, या भीड़ भाड़ के इलाकों से बचने का प्रयास करना। और मंगल को बेहतर करने के लिए, जैसा आचार्य जी ने बताया कि हनुमान जी की पूजा करनी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ में एक काम आप और कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का अध्याय, डेली एक अध्याय अगर आप शुरू करोगे तो आपका लगन भी सुरक्षित रहेगा, और लगन सुरक्षित है यानी आपका तनुभाव सुरक्षित है, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। चलिए, ये तो उपायों की बात होगी। पवन जी, थोड़ा सा आपको रिलैक्स हो रहा होगा कि सबने उपाय बता दिए, लेकिन बोला अनावश्यक ट्रैवल नहीं करना है। अच्छा, आप जरा सा आप भी बता दीजिए लोगों को, क्योंकि एयर ट्रैवल को लेकर खास तौर पर लोगों के जहन में जो सवाल हैं, इज इट सेफ या हमें अलर्ट रहने की जरूरत है? देखो, एक वर्ड पर यहाँ पे अध्यात्म की और इंडियन जो मैथोलॉजी है, उनकी इंडियन स्पिरिचुअल साइंस है, ये बहुत प्योर साइंस है वर्ल्ड में। तो मैं एक वर्ड कहना चाहूँगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एक वर्ड होता है, इसे गूगल भी करें और देखें इसमें क्या होता है। जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपकी, अभी मैम नंदिता मैम ने बोला कि वो ट्रांस में जाके एक्टिवेट हो जाता है, और कुछ साल पहले जो चीज़ें होती है 10 साल बाद हो जाती है। जब कार्टून में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी 20 साल पहले परिकल्पना होती थी, वो साक्षात रूप से प्रदर्शित हो रही है आज के टाइम में, और कुछ भी संभव हो सकता है। तो ये बात जो है सारी पूरे वर्ल्ड में एनर्जी की बात है, और साइंस भी यही कहती है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी जनरेटेड, इट मे चेंज ऑफ इट्स फॉर्म। तो इसकी एनर्जी, हर पार्टिकल, अगर यहाँ पे ये कोई कैमरा है, ये भी एनर्जी, अगर यहाँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो एक सोर्स के माध्यम से पहुँच रही है, वो सारी एनर्जी है। हर पार्टिकल कनेक्टेड है एनर्जी से। तो पॉजिटिव माइंड सेट रखें, मेरा कहने का मतलब है, जो होना होता है, हो सोई जो राम रचि राखा। तो आप बोले कि मैं नहीं ट्रैवल करूंगा, तो आप नहीं करेंगे तो कोई और ट्रैवल करेगा, पर करेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं करे। हो सकता है कि जैसे अभी इम्पैक्ट जो हुआ, जिससे 70-80% बिल्कुल डाउनफॉल हुआ है, टिकट बुकिंग करेगा, कैंसिलेशन लोग कर रहे हैं, जैसे बाबा बेंगा की भविष्यवाणी है। ऐसे भारत में बहुत सारे बाबा हैं जो बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत सारी जो प्रिडिक्ट करते हैं 100% होती हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि जो फॉरेन के जो स्पीकर्स होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये अपना जो विरासत, अपने जो अध्यात्म है, नहीं, हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इन सबको तवज्जो दी है। मैंने तो बताया कि इन सबकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट हुई हैं। एक छोटा सा वो है, मुझे याद है कि बहुत पहले मैं मतलब कॉलम्स भी लिखती थी अलग तरीके के, और आज से करीबन 2 दशक पहले एक साइबॉक्स करके मैंने आर्टिकल लिखा, मतलब कि आदमी के अंदर चिप डाल करके वो आदमी के अंदर वो ताकत आई, और मेरा वो आर्टिकल एडिटर ने रिजेक्ट कर दिया पहले, ये कह के कि अरे ये क्या बकवास है, आप क्या कर रही हैं, ये तो इमेजिनेशन का वो कर। मैंने कहा आप सोचिए तो सही, करिए तो सही, है ना, साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, थोड़ा सा आप इसमें विश्वास करिए। एंड आप देखो आज एलन मस्क वही चिप को अपने दिमाग में ला के कर रहा है। सो इट्स क्वाइट सिमिलर, ऐसा होता है। डरने की नहीं, सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है और पॉजिटिव रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।